अच्छा बेटे, हम लोगों ने अपनी क्लास के अंदर हार्ट का स्ट्रक्चर तक पढ़ लिया था और सर्कुलेशन पढ़ ली थी। अब हम जो है वो हार्ट बीट और का मैकेनिज्म पहले पढ़ेंगे। तो देखो, इसके लिए कुछ बातें समझना बहुत ज़रूरी है। हार्ट की फंक्शनिंग भी जो है ना वो एक इनवॉलंटरी फंक्शनिंग है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये हमारी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं होता। ये फास्ट और स्लो ब्रेन कर सकता है, लेकिन अगर एक ह्यूमन हार्ट को ह्यूमन बॉडी से निकाल दिया जाए उसके बाद भी वो बीट कर सकता है। असल में हार्ट एक मसल है, मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन हमेशा होती है उस वक्त जब उसके पास एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आए। नॉर्मली हमारे जो भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो इंटेस्टाइन के मसल्स हों पेरिस्टालसिस करते हुए, चाहे वो मसल्स हों स्केलेटल मसल्स जो बोन से अटैच हुए हुए होते हैं, कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त करता है जब उसके पास एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है। नॉर्मली ये इम्पल्स हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आ रही होती है। लेकिन हार्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंट एक ऑर्गन है। एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो ब्रेन के डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं होती। उसकी स्पीड ब्रेन कंट्रोल कर सकता है कि कितनी तेज़ी से हार्ट बीट करे, लेकिन हार्ट बीट की जो इम्पल्स है वो हार्ट के पास मौजूद खुद कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि जनरेट करते हैं। यानी कि हार्ट ब्रेन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता। हार्ट मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल्स आर मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब होता है दे कैन जनरेट देयर ओन इम्पल्स। कोई और मसल ऐसा नहीं है बॉडी का जो अपनी इम्पल्स खुद जनरेट कर सकता हो, लेकिन हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास अपने पावर हाउसेस होते हैं जिनसे इम्पल्स खुद ब खुद एक मखसूस इंटरवल के बाद रिलीज होती है, और फिर हार्ट मसल्स की सी एक खास सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और उसे हम हार्ट बीट कहते हैं। देखा जाता है कि 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। ये नॉर्मल हार्ट रेट है, इसको पल्स रेट भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक बीट के टाइम निकालना चाहूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि 60 सेकंड्स में हार्ट 72 टाइम्स बीट कर रहा है, 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम्स बीट कर रहा है, तो इसका मतलब एक हार्ट बीट में तो लेस देन 1 सेकंड लगेगा। तो पता लगता है कि तकरीबन 0.8 सेकंड्स लगते हैं एक हार्ट बीट में। ठीक है, और हर 0.8 सेकंड्स के बाद इम्पल्स खुद ही जनरेट होती है और हार्ट के मसल्स दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये एक साइक्लिक वे में हो रहा होता है। हार्ट के पास दो पावर हाउसेस होते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एक इसमें एस ए नोड लिखा हुआ है, साइनो एट्रियल नोड, और दूसरा इसमें लिखा हुआ है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, ये आपको डायग्राम में लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा। एस ए नोड से इम्पल्स निकलती है और दोनों एट्रिया, लेफ्ट और राइट, दोनों एट्रिया में फैलती है। जब एट्रिया में इम्पल्स फैल रही होती है तो एट्रिया के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और लेफ्ट और राइट एट्रिया दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और फिर यही इम्पल्स की एक ब्रांच, क्योंकि वायर्स लगी हुई होती हैं पूरे हार्ट में, एक ब्रांच ऐसी होती है जो अगली नोड तक इम्पल्स को ले जाती है, उसका नाम होता है एबी नोड। जब एबी नोड में इम्पल्स जाती है ऐसे नोड से, इस दौरान सारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं और एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड वेंट्रिकल में जा चुका होता है। उस टाइम फिर एबी नोड से पे इम्पल्स आती है और फिर एबी नोड से उसके रिएक्शन में मजीद एक बड़ी इम्पल्स निकलती है। वो जो बड़ी इम्पल्स है वो वेंट्रिकल की वॉल्स में डायरेक्टली नहीं जाती, बल्कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से इम्पल्स पहले जाती है। येलो कलर के दो फाइबर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उनको कहते हैं बंडल ऑफ हिज। यहाँ पे लिखा हुआ है हिज बंडल, HIS हिज है। ठीक है, एक लेफ्ट बंडल एक राइट बंडल है और सीधा सेप्टम से होते हुए हार्ट के निचले हिस्से में चली जाती है। यहाँ से फिर ये ब्रांचेस फर्दर डिवाइड होती हैं और वेंट्रिकल की वॉल्स में नीचे से ऊपर जाती हैं। जब वेंट्रिकल की वॉल्स में नीचे से ऊपर इम्पल्स जाती है, इस टाइम पे वेंट्रिकल्स की वॉल जहाँ जहाँ इम्पल्स जाती है ना वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इस दौरान क्योंकि ऐसे नोड की इम्पल्स खत्म हो चुकी है, तो जो जितनी भी इम्पल्स वहाँ पे थी एट्रिया की वॉल्स में वो खत्म हो चुकी है, तो एट्रिया जो है वो रिलैक्स कर रही होती है और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुकी होती है। ब्लड वापस एट्रिया में नहीं जा सकता, क्योंकि आपको हार्ट का स्ट्रक्चर मालूम है, इसके अंदर एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स लगे हुए होते हैं जो कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड होते हैं। तो ब्लड वापस तो एट्रिया में नहीं जा सकता, लेकिन होता क्या है कि फिर वो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के थ्रू बाहर निकल जाता है। और फिर यही एक ब्रांच, दो तरह की ब्रांचेस यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक का नाम होता है बंडल ऑफ हिस जो कि सेप्टम में के अंदर होती है, और एक का नाम होता है परकिंजी फाइबर्स जो कि वेंट्रिकल की वॉल्स में होते हैं। ये भी आपको लिखा हुआ डायग्राम में नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो परकिंजी फाइबर्स हैं, ये परकिंजी फाइबर्स में से एक फाइबर निकल के वापस ऐसे नोड तक इम्पल्स देता है। अब राइट साइड पे मैंने एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको भी जरा देख लीजिए। ऐसे नोड से एबी नोड तक आने में 0.15 सेकंड्स लगते हैं। एबी नोड से इम्पल्स जाती है बंडल ऑफ एस जो कि सेप्टम के अंदर है, बंडल ऑफ एस से इम्पल्स जाती है परकिंजी फाइबर्स जो कि वेंट्रिकल की वॉल्स में, और यहाँ से इम्पल्स वापस ऐसे नोड में चली जाती है। इसमें 0.65 सेकंड्स लगते हैं। तो टोटल ड्यूरेशन एक कंप्लीट हार्ट बीट का कितना हो गया बेटा? ये हो गया 0.8 सेकंड्स। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक वीडियो भी दिखा देता हूँ जिसके अंदर आपको ये पूरी इम्पल्स की मूवमेंट और वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन नज़र भी आ जाएगी। ये वीडियो आप देख भी सकते हैं जिसमें आपको सारी मूवमेंट्स और इम्पल्स की डायरेक्शंस भी सब नज़र आ जाएंगी, और इनफैक्ट इसके अंदर आपको ब्लड की भी मूवमेंट नज़र आएगी, ये ब्लड किस तरह से
एट्रिया टू वेंट्रिकल और फिर वेंट्रिकल से आगे पुश हो रहा है। अच्छा, अब ये एक नया टॉपिक है कार्डियक साइकिल। इसके अंदर क्वेश्चन जो आता है ना आपके पेपर में, वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अलॉन्ग विद कार्डियक साइकिल। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। डायग्राम्स कार्डियक साइकिल की नहीं बनानी थी, सिर्फ ह्यूमन हार्ट की डायग्राम बनानी होती है। ठीक है, यहाँ से भी आपको हार्ट की डायग्राम्स मिल जाएंगी अच्छे तरीके से वीडियो के अंदर। बाकी एक बुक वाली भी बनाई जा सकती है। तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है बेटा कि इस टॉपिक के अंदर हम हार्ट साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको बेसिक डिटेल्स तो समझ में आ चुकी हैं कि दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स कर रही होती है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एट्रिया रिलैक्स कर रही होती है। यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बजाय थोड़े से डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसको हम आप पढ़ सकते हैं, राइट साइड पे लिखा हुआ है सिस्टोल और डायस्टोल। दरअसल इसकी प्रोनाउंसिएशन ये नहीं होती, इसकी प्रोनाउंसिएशन सिस्टली और डायस्टली होती है। लेकिन ये कि स्पेलिंग याद करने के लिए आप सिस्टोल और डायस्टोल बोल सकते हैं। और इस डायग्राम के अंदर जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, इसके अंदर आपको एक एक चीज़ प्रोमिनेंटली समझाई हुई है, दिखाई हुई भी है, और फिर मैं इसके बाद आपको एक समराइज्ड फॉर्म भी दिखा दूंगा इसकी। आप पहले देख सकते हैं कि एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है यानी कि एट्रियल सिस्टली हो रही है। तो जो एट्रियल वेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं वो ओपन हो रही हैं और ब्लड वेंट्रिकल में ऐसा ऐसा भर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वेंट्रिकल में ब्लड पूरा भर चुका है और वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो ब्लड एट्रिया में वापस जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि एट्रिया वेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज हो चुकी है, जिसकी एक साउंड भी प्रोड्यूस होती है, उसको लब कहते हैं, तो ब्लड वापस एट्रिया में नहीं जा सकता। मजीद वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ब्लड जो है वो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद वेंट्रिकल वापस से रिलैक्स होती हैं तो ब्लड वापस आने की कोशिश करता है वेंट्रिकल्स के अंदर, लेकिन वापस नहीं आ पाता क्योंकि सेमिनल वेल्व क्लोज हो गई है। और सेमिनल वेल्व के क्लोज होने की वजह से क्या होता है कि डब साउंड आती है, और फिर जो है वो वापस से ब्लड एट्रिया के अंदर आना शुरू होता है। एट्रिया क्योंकि रिलैक्स कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, एट्रियल डायस्टोल है या एट्रियल डायस्टोली कहते हैं इसको। ठीक है बेटा, ये है वो टेबल जिसके अंदर आपको समराइज फॉर्म में सब नजर आ जाएगा। ए बी वेल्व्स एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं, बराबर में सेमिनल वेल्व्स हैं। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रही होती है, यानी कि एट्रियल सिस्टली वेंट्रिकुलर डायस्टली, इस टाइम पे एबी वेल्व ओपन हो जाती हैं ताकि एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से और वेंट्रिकल रिलैक्सेशन से ब्लड वेंट्रिकल में रिसीव होना शुरू हो जाए। सेमिनल वेल्व इस टाइम पे क्लोज होती है ताकि वो ब्लड जो पहले से गया हुआ है वो वापस पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा से वापस पीछे ना आ जाए। ठीक है, अगले स्टेप में हम देखते हैं एट्रियल डायस्टोल, यानी कि एट्रियल डायस्टोली हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टली हो रहा है, यानी कि वेंट्रिकल कंप्रेस कर रही हैं, तो एबी वेल्व का क्लोज होना जरूरी है ताकि ब्लड वापस एट्रिया में ना चले जाए। इस टाइम पे लब आवाज़ आती है, तो एवी वेल्व से क्लोज होने पे लब आवाज़ आती है और सेमिनल वेल्व से क्लोज होने पे डब आवाज़ आती है। ठीक है बेटे। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है बेटा वो है ब्लड वेसल्स। तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। तो पहले आर्टरी वेन का कंपैरिजन देखते हैं क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस भी हैं, और ये आपको एक चार्ट में डिफरेंसेस मैं इसके दिखा भी दूंगा नेक्स्ट पिक्चर के अंदर। यहाँ पे हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। आर्टरी का ल्यूमेन थोड़ा नैरो होता है क्योंकि इसकी दीवारें मोटी होती हैं। ब्लड फ्लो करने का जो रास्ता है अंदर, जो खाली जगह है, वो थोड़ी छोटी होती है, नैरो होती है क्योंकि इसकी दीवारें थोड़ी सी मोटी हैं। और वेन के अंदर ये होता है कि दीवारें थोड़ी बारीक सी होती हैं, तो इसके अंदर का जो रास्ता है ब्लड फ्लो करने का, ल्यूमेन जो है वो ब्रॉड होता है। ठीक है, उसके अलावा दोनों की वॉल्स में तीन तीन लेयर्स होती हैं। बाहर वाली कहलाती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली कहलाती है ट्यूनिका मीडिया, और अंदर वाली कहलाती है ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, और वेन के अंदर भी ऐसा ही है, आर्टरी के अंदर भी ऐसा ही है। लेकिन ट्यूनिका मीडिया में दरअसल मेजर फर्क होता है। आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो मस्कुलर होती है, उसमें इलास्टिक मसल्स पाए जाते हैं, इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। वेन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, बारीक सी होती है ट्यूनिका मीडिया। उन दोनों के कंपैरिजन में अगर कैपिलरी को देखें तो वो इंतहाई बारीक होती है। इनफैक्ट उसकी जो वॉल्स बनी हुई होती हैं वो एक ही सेल की एक लेयर होती है बस। ठीक है, और इसमें कुछ ओपनिंग्स भी पाई जाती हैं जिनका नाम होता है स्लिट जंक्शंस। अब इन आर्टरी और वेन का कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ। ये है आर्टरी और वेन में बेसिक डिफरेंसेस। कोई से चार आपने याद रखने होते हैं लेकिन मालूम आपको सारे होने चाहिए। आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो हार्ट से दूर ब्लड लेके जाएगी, वेन वापस हार्ट में लेके आती है। आर्टरी की तक इलास्टिक वॉल्स होती हैं, वेन की इलास्टिक वॉल्स होती हैं। आर्टरी का ल्यूमेन नैरो है, उसका ल्यूमेन ब्रॉड है। आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जब ल्यूमेन नैरो होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, वेन में ब्लड प्रेशर कम होता है। आर्टरी ब्लड प्रेशर को सस्टेन रखती है, यानी कि आर्टरी की अगर एक पतली लंबी सी ट्यूब है तो उसके शुरू में जितना ब्लड का प्रेशर होता है ना, आखिर तक वही प्रेशर फ्लो करता है। वेन के अंदर ब्लड प्रेशर कोई मेंटेन नहीं रहता, स्लो से मजीद स्लो हो जाता है।
आर्टरी डीप सीटेड होती है, यानी कि बोन्स के करीब अंदर बॉडी के होती है। वेन जो है वो स्किन के करीब होती हैं, जो आपको अपने हाथों पे नज़र आती हैं दूर दूर से, ये वेन्स होती हैं जो आपको जो है वो स्किन के करीब फील होती हैं। जो इंजेक्शन यूजुअली लगाते हैं वो इंट्रावेनस होता है, आईवी कहते हैं उसको। आर्टरी में कोई वेल्व नहीं होती, वेन में वेल्व्स होती हैं बैक फ्लो को रोकने के लिए, क्योंकि वेन में ब्लड प्रेशर कम है तो ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है। तमाम आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ब्लड लेके जाती है फॉर गेनिंग ऑक्सीजन, तो उसमें डीऑक्सीजन ब्लड फ्लो करता है। जबकि वेन के अंदर ऑपोजिट है कि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सब डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है बेटा। अच्छा, अब कैपिलरीज के टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम शो की है जो कि एक कैपिलरी बेड है। यानी कि आपको लेफ्ट साइड पे आर्टीरियोल और राइट साइड पे वेन्यूल लिखा हुआ नजर आ रहा है, इन दोनों के बीच में कैपिलरीज बनी हुई हैं। कैपिलरीज इतनी बारीक होती हैं कि बॉडी के टिश्यूज के बीच में से, सेल्स के बीच में से गुजर रही होती हैं। ठीक है। इनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, और इस दौरान कैपिलरी के अंदर से प्लाज्मा के कंपोनेंट्स कुछ कुछ लीक करते हैं, और लीक करके बॉडी के सारे सेल्स उसमें नहा लेते हैं। यानी कि उसी में बेसिकली होता है हमारे बॉडी के सारे सेल्स, स्किन के हो गए, मसल के हो गए, बोन के हो गए, ठीक है, किसी भी पार्ट के हो गए, लिवर सेल्स हो गए। होता क्या है कि तमाम ऑक्सीजन, ग्लूकोज, नरिशमेंट सारे सेल्स को प्रोवाइड की कर दी जाती है, जो प्लाज्मा बाहर लीक करके जाता है उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। आपको ऊपर लिखा हुआ नजर भी आ रहा है टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। और फिर वहाँ से तमाम सेल्स का वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट कर लिया जाता है, और वो वेस्ट प्रोडक्ट वापस वेन्यूल की तरफ, जब कैपिलरी ऐसे ऐसे वेन्यूल की तरफ जा रही है, वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट वापस ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन सारा नहीं होता। होता क्या है कि तकरीबन 85% जो टिश्यू फ्लूइड है वो वेस्ट प्रोडक्ट कैरी करके वापस ब्लड में चला जाता है। कितना रह गया? 15%। और ये 15% वापस ब्लड में यहाँ से नहीं जाता, वो जाता है लिम्फेटिक वेसल के थ्रू। आपको ऊपर लिखा हुआ लिम्फेटिक वेसल भी नजर आ रहा है। 15% टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल में एंटर हो जाता है। ये पतली पतली सी वेसल्स होती हैं जो कि अल्टीमेटली ब्लड वेसल में ही ड्रेन करती हैं अपने अंदर मौजूद लिक्विड को। अब वो लिक्विड जो ब्लड में जाना था, 15% जो ब्लड में जाना था, वो ब्लड में नहीं गया, बल्कि लिम्फेटिक वेसल के थ्रू घूम फिर के फिर जाके ब्लड में जाएगा। तो वो लिम्फेटिक वेसल में जाएगा ही क्यों? मतलब अगर उसको ब्लड में जाना है तो लिम्फेटिक वेसल के थ्रू क्यों जा रहा है, डायरेक्टली क्यों नहीं जा रहा? तो अब आपको इसका रीज़न समझ में आएगा कि लिम्फेटिक वेसल के थ्रू जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम समझेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की फंक्शनिंग। आई एम सॉरी, डायग्राम थोड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन आप यकीन करें मैं बोर्ड पे भी इतनी गंदी बनाता हूँ, तो बड़ी बात है यहाँ पे भी ऐसी बना दी। खैर, ये एक लिम्फेटिक वेसल मैंने बनाई है जो कि पिछली डायग्राम में आपने व्हाइट कलर की देखी थी। आप चाहें तो पॉज करके दोबारा से भी देख सकते हैं वो। तो होता क्या है कि यहाँ पे 15% टिश्यू फ्लूइड आ जाता है, 85% तो वापस चले जाता है। वो इस लिम्फेटिक वेसल में आता है। लिम्फेटिक वेसल के अंदर आगे फ्लो करता है, तो इसके आगे आपको एक सीव लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ रहा है, और इसके बराबर में लिखा हुआ है लिम्फ नोड। अब ज़रा समझते हैं लिम्फेटिक सिस्टम काम कैसे करता है। इस बात को यहीं पॉज़ करते हैं, ज़रा समझते हैं लिम्फेटिक सिस्टम काम कैसे करता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर बेटे लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जिनको लिम्फेटिक्स भी कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो करता है उसको टिश्यू फ्लूइड और ब्लड बिल्कुल नहीं बोलते, उसको लिम्फ बोलते हैं। ठीक है। उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वाटर होता है। ठीक है। जो 15% था ना टिश्यू फ्लूइड का। अच्छा, लिम्फ नोड्स होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, जो कि बेसिकली ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स स्टोर हो सकते हैं। और कुछ लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं जो कि बहुत बड़ी-बड़ी जगहें होती हैं जहाँ पे बहुत सारी लिम्फ नोड्स मौजूद हो। ठीक है? तो इसका मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत गहरा ताल्लुक हो गया हमारे इम्यून सिस्टम से। ठीक है? तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन-कौन से हैं? कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, टॉन्सिल, साइनस, स्प्लीन, अपेंडिक्स, और भी होते हैं यकीनन। ये मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं। यहाँ से जब टिश्यू फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके अंदर मौजूद जितने हमारे टिश्यूज़ के बीच में बैक्टीरिया होते हैं वो सब टिश्यू फ्लूइड के थ्रू वाइट ब्लड सेल्स पकड़ के इसके अंदर ले आते हैं, और इसके अंदर सीव लाइक जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे बैक्टीरिया फंस जाता है। बराबर में लिम्फ नोड है जहाँ पे क्या स्टोर होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। जब वो देखते हैं कि सीव लाइक स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया फंसा है, तो उनके वो बैठे हुए वहाँ चाय पी रहे होते हैं, चाय के साथ बिस्किट भी आ गया बैक्टीरिया की शक्ल में, वो बिस्किट के साथ खा लेते हैं। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया को ऐसे मार दिया जाता है। तो जब टिश्यू फ्लूइड 15% यहाँ से गुजर के जाता है ना ब्लड में, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें साफ हो चुकी होती हैं, उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार दिया जाता है। तो ये हो गया इम्यूनिटी का काम। उसके अलावा 15% ड्रेन भी हो रहा है। उसके अलावा आपने लिम्फेटिक सिस्टम का इससे पहले जो जिक्र सुना था, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक में सुना था न्यूट्रिशन के चैप्टर में, कि वो लिपिड्स के ट्रांसपोर्ट में भी रोल प्ले करता है। जो लिपिड्स होते हैं वो लैक्टियल के थ्रू पहले इस लिम्फेटिक वेसल में घूमते हैं और फिर वो ब्लड के अंदर जाते हैं। ठीक हो गया? ये लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस पे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ये 3 फंक्शंस आपने लिखना होता है। ठीक है? उसके बाद इसके अंदर एक छोटा-सा डिसऑर्डर भी है, उसका नाम है एडीमा। देखो बेटे, एडीमा किसी भी स्वेलिंग को, इन्फ्लेमेशन को, सूजन को बोलते हैं। एडीमा का मतलब होता है कोई भी सूजन। ये क्यों होती है? ये होती है
अगर किसी वजह से टिश्यू फ्लूइड जो 15% ड्रेन वापस होके जाना था, लिम्फेटिक सिस्टम में जाना था, अगर किसी वजह से ये ब्लॉकेज हो जाए और टिश्यू फ्लूइड जहाँ पे बना था वहाँ पे अक्यूमुलेट कर जाए, अक्यूमुलेशन और टिश्यू फ्लूइड की वजह से जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। ठीक है, जो सेल्स होते हैं उनके अगर टिश्यू फ्लूइड जमा हुआ है, टिश्यू फ्लूइड में वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद है, तो जाहिर सी बात है सेल्स एहतजाज करेंगे, भाई आपके घर के सामने आपका दिया हुआ कचरा पड़ा हुआ है, कचरे वाला नहीं लेके गया तो आप गुस्सा तो करोगे। तो वहाँ के जितने सेल्स मौजूद होते हैं वो इन्फ्लेमेशन करते हैं, वो सूजन करते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं। क्या वजूहत हो सकती हैं एडीमा होने की, इन्फ्लेमेशन होने की? अब जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो बेटे सबसे पहली वजह जो है वो है प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर हमारे खाने में, हमारी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से जो हम खाना खा रहे हो उससे प्रोटीन हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ना हो सके, दो मसले हो सकते हैं, या तो खाने में मौजूद नहीं है प्रोटीन, या अगर खाने में मौजूद है तो इंटेस्टाइन में कोई डिसऑर्डर हुआ है कि प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ये दो मसले हो सकते हैं नॉर्मली। या फिर तीसरा एक और मसला ये हो सकता है कि किसी वजह से प्रोटीन जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा है, यूजुअली किडनी फेलियर या किडनी की प्रॉब्लम होती है। तो ये तीन अभी दिमाग में मेरे कॉजेज आ रहे हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी के। लेकिन जब प्रोटीन डेफिशिएंसी जो होती है तो क्या होता है? तो होता ये है कि बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं उनके पास प्रोटीन ना पहुंचने की वजह से एंजाइम्स नहीं बन पाते, और उनको तो कुछ भी अपना काम करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है, आपको मालूम है एंजाइम इंपॉर्टेंट है। तो वो ब्लड में से मौजूद ब्लड के प्रोटीन्स कुछ होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड के प्लाज्मा में घूम रहे होते हैं, उनको निकाल के अपने प्रोटीन्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। ब्लड भी मासूम सा शरीफ सा एक पार्ट है हमारी बॉडी का, वो दे देता है भाई ले लो यार तुम्हारे लिए, ले लो यार क्या हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्लड के जब प्रोटीन्स कम हो जाते हैं, तो आप देखें ब्लड एक लिक्विड है, उसके अंदर से आप सॉल्यूट्स अगर निकाल लो तो ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा और वो ज़्यादा टिश्यू फ्लूइड रिलीज करना शुरू हो जाएगा, यानी कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड ज़्यादा टिश्यू फ्लूइड लीक करना शुरू हो जाता है। टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो अक्यूमुलेट भी करेगा, इन्फ्लेमेशन भी होगी, पूरी बॉडी में सूजन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। दूसरा इसका कॉज है एलिफेंटाइसिस या फ्लैरियासिस। ये आपने चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया में पढ़ा था। राउंड वर्म की एक डिजीज थी जिसका वूशरेरिया एक पैरासाइट का नाम आपने सुना था राउंड वर्म्स के टॉपिक में, जो कि एलिफेंटाइसिस या फ्लैरियासिस कॉज करता है। और ये क्या करता है, ये लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर देता है, टिश्यू फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, किसी भी एक टांग या हाथ में हो सकता है, और वहाँ पे सूजन होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। एक हद तक इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाए, इतनी ज़्यादा हो जाए कि वहाँ की नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाए, फिर इट इज़ इनक्योरेबल, फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। लास्ट है लीकी कैपिलरीज ड्यू टू हिस्टामीन। कभी कभार हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन खुद करवाते हैं, और वो करवाने का वजह ये होती है कि वो बैक्टीरिया जो मौजूद है वो उनके हाथ नहीं आ रहा होता, तो वो इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। कैसे कि वो अपने अंदर से हिस्टामीन नाम का एक केमिकल रिलीज़ करते हैं। हिस्टामीन जो केमिकल है, ये कैपिलरीज की जो ओपनिंग्स होती हैं, जो लीकेज की जगह होती है जहाँ से प्लाज्मा लीक करता है, उसे स्लिट जंक्शंस कहते हैं, उनको डायलेट कर देता है, उनको बड़ा कर देता है, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा टिश्यू फ्लूइड लीक करता है, ज़्यादा टिश्यू फ्लूइड लीक करता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इससे फ़ायदा क्या है? जिस जगह पे भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे ब्लड मजीद अट्रैक्ट होता है और वाइट ब्लड सेल आके उस इन्फ्लेमेशन की वजह को ठीक करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा बेटा, बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि दर्द होना, तकलीफ होना, सूजन होना, ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी किसी चीज़ के खिलाफ लड़ेगी भी नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ गलत हुआ है। ठीक है। तो ये जो बुखार होता है, ये जो दर्द होता है, तकलीफ होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, ये इस बात की इंडिकेशन है कि दैट योर बॉडी इज वर्किंग ओके। ठीक है। एंड व्हेनेवर देयर इज समथिंग रॉन्ग, आपकी बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है। डायबिटिक पेशेंट्स में ये चीज़ स्लो डाउन हो जाती है तो उनके चोटें ख़राब होना शुरू हो जाती है। ठीक है बेटे। अच्छा बेटे, अब हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो ब्लड प्रेशर का है। कैसे कहते हैं ब्लड प्रेशर? जब ब्लड को पुश किया जाता है वेंट्रिकल के थ्रू और वो एओर्टा से बाहर निकल के और दूसरी आर्टरीज में जाती है, तो ब्लड बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है, यकीनन वो आर्टरी की वॉल से भी टकराएगा। जिस जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द वॉल्स ऑफ, आफ्टर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ आर्टरी, उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया होता है ना प्रेशर, तो ब्लड टकराता है, फोर्स एक्सर्ट होती है। ठीक है। तो प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। नॉर्मल इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपने केमिस्ट्री में पढ़ोगे, प्रेशर का यूनिट है। और होता ये है कि दो तरह का प्रेशर है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ऊपर का और नीचे का उर्दू में बोलते हैं हम इसको। कोई ऊपर नीचे नहीं होता बेटे, दरअसल होता ये है कि जब वेंट्रिकल्स कंप्रेस कर रही हैं, सिस्टोल कर रही हैं, सिस्टली पढ़ा था ना अभी शुरू में, अभी वीडियो के शुरू में, तो उस टाइम पे प्रेशर मैक्सिमम होता है, वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। और फिर जब वेंट्रिकल्स वापस से एक्सपैंड कर रही है, डायस्टली कर रही है, तो फिर वो जो ब्लड को धक्का पड़ रहा था वो धक्का पड़ना बंद हो गया, तो उस टाइम पे प्रेशर एकदम से ड्रॉप हो जाता है। कितना हो जाता है? 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाता है, उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। दोनों का एवरेज निकालेंगे उसको बोलेंगे मीन आर्टीरियल प्रेशर। 120 और 80 का आप अगर एवरेज निकालें तो 100 आता है, तो इसकी वैल्यू जो होती है मीन आर्टीरियल प्रेशर की हम रेंज में रखते हैं 90 to 110।
कि अगर किसी का मीन आर्टेरियल प्रेशर 90 टू 110 के दरमियान है तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। इसी तरह एक होता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस, वो तकरीबन 40 होता है। ठीक है। और जो डिवाइस इस्तेमाल होता है, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। दो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाए हैं, एक मर्क्यूरी है, नीचे वाला मर्क्यूरी है, और जो ऊपर वाला है वो डायल कहलाता है। यूजुअली कॉलेजेस में डायल इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटे। अब है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। सबसे पहला कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। कब कहलाता है हाई ब्लड प्रेशर? जब मीन आर्teriयल प्रेशर 110 से ज़्यादा हो जाए। नॉर्मल रेंज होती है 90 टू 110। अगर 110 से ज़्यादा किसी का मीन आर्teriयल प्रेशर हो तो हम उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जिसमें स्मोकिंग और फैमिली हिस्ट्री सबसे कॉमन है। उसके अलावा ओबेसिटी भी हो सकता है। जिसको डायबिटीज़ होता है उसको भी हाइपरटेंशन की शिकायत रहती है। एग्रेसिव पर्सनैलिटी, और ये मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। एहतियात की जाती है इसको ठीक करने के लिए। हाई सॉल्ट इनटेक जो है वो भी इसका कॉज हो सकता है, और इसकी वजह से फिर दूसरे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस। थोड़ा मुश्किल नाम है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है जब कॉरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए। कॉर्नरी आर्टरीज कौन सी होती हैं? वो आर्टरीज जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करे। देखो बेटा, हार्ट भी एक मसल से बना हुआ है ना, तो उसको भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, नरिशमेंट, सब चीज़ें चाहिए होती हैं। कॉर्नरी आर्टरीज वो होती हैं जो एओर्टा में से निकल रही होती हैं, और हार्ट के वॉल्स में जो मसल्स मौजूद हैं उनको सारी चीज़ें सप्लाई कर रही होती हैं। अगर कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए तो उसको एथेरोमेटस प्लैक बोलते हैं। जो ब्लॉकेज का मटीरियल है उसको एथेरोमेटस प्लैक या सिंपल प्लैक बोलते हैं, और कंडीशन का नाम होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इस प्लैक की कॉम्पोजिशन देखी गई तो इसके अंदर फैट्स पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल और इसकी फैमिली के और दूसरे मेंबर्स, जिनको हम लो डेंसिटी लिपिड्स बोलते हैं या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बोलते हैं, एलडीएल्स कहलाते हैं। ये बुरे वाले लिपिड्स होते हैं। ठीक है। कंडीशन का नाम होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। हार्ड, कोई भी आर्टरी अगर हार्ड हो जाए, उसकी इलास्टिसिटी कम पड़ जाए, तो वो ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रख पाती, उसके रप्चर होने का खतरा होता है। तो उसको हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसकी दो वजूहत से आज तक दी गई हैं। एक वजह जो है वो स्मोकिंग है, और दूसरी वजह, अगर बंदा स्मोकिंग नहीं भी करता तो भी ओल्ड एज में जाके उसकी आर्टरीज हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। स्मोकिंग करेगा तो जल्दी हो जाएंगी। फिर है हमारे पास थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बस फॉर्मेशन। इसके अंदर भी प्लैक बनता है, लेकिन जो प्लैक होता है वो बेसिकली जो ब्लॉकेज करने वाला मटेरियल है वो थ्रोम्बस होता है। थ्रोम्बस का वर्ड थ्रोम्बोसाइट से निकला है। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहते थे बेसिकली। अगर आर्टरी के अंदर, किसी भी ब्लड वेसल के अंदर कोई चोट लग जाए किसी भी वजह से, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने की वजह से भी पड़ सकती है, चोट लग सकती है। ठीक है, क्योंकि ब्लड टकराता है आर्टरी की वॉल से। तो उसमें क्या होता है कि अंदर क्लॉट बनता है ब्लड वेसल को रिपेयर करने के लिए, और फिर वो क्लॉट जब रिपेयर कर चुका होता है तो वहाँ से हट जाता है। ये भी ब्लड के जो पैसेज है उसको नैरो करेगा, जाहिर सी बात है, आगे तरफ ब्लड सप्लाई कम करेगा। और जब ये वहाँ से हट जाता है तो ये ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं इम्बोलस। ये बहुत खतरनाक होता है, ये किसी भी जगह पे ब्लड वेसल को, आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसको एमआई भी बोलते हैं। बेसिकली ये है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का असल में मतलब होता है जब हार्ट सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाए, जब हार्ट सेल्स मर जाए। हार्ट सेल्स अगर मर गए तो रिपेयर नहीं हो सकते, नंबर वन। नंबर टू, हार्ट सेल्स के मरने पे बहुत शदीद दर्द होता है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि इससे पहले एक इंडिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरस बोलते हैं। आम वर्ड्स में एंजाइना बोलते हैं हम नॉर्मली। एंजाइना इज एन इंडिकेशन कि हार्ट अटैक होने वाला है, क्योंकि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कम मिल रही है। तो हार्ट के जो मसल्स हैं वो, समझ लें आप, वो एक एहतजाज करते हैं कि भाई हमें ऑक्सीजन कम मिल रही है, हमें ब्लड सप्लाई से डिप्राइव किया जा रहा है। तो उस इंडिकेशन का नाम होता है एंजाइना पेक्टोरस। सिंपल चेस्ट पेन होता है ये। और हार्ट अटैक में फिर ये होता है कि ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से हार्ट सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रोक। स्ट्रोक कहते हैं कि अगर ब्रेन के किसी पार्ट की डेथ हो जाए और उसकी वजह ये हो कि उधर ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना पहुंच सके। ब्लड सप्लाई ना पहुंचने, प्रॉपर ना पहुंचने की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। थ्रोम्बस एम्बोलस भी हो सकता है। उसके अलावा हैमरेज की वजह से भी वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो सकती है। ठीक है। दोनों ही केसेस में जब ब्लड सप्लाई कम होती है, किसी भी वजह से अगर ब्लड सप्लाई कम होती है ब्रेन के किसी पार्ट की, तो वो पार्ट डेड हो जाता है। उसके डेड होने को हम बोलते हैं स्ट्रोक। ठीक है। स्ट्रोक जो है उसमें होता क्या है कि बेटा देखो, ब्रेन के किसी पार्ट के डेथ होने की वजह से ज़रूरी नहीं कि बंदा उसी वक्त मर जाए। डिपेंड करता है ब्रेन का वो पार्ट बॉडी के किस हिस्से को कंट्रोल कर रहा है। अगर तो वो कोई ऐसा हिस्सा है जिसके कंट्रोल ना होने की वजह से बंदा जिंदा रह सकता है, जैसे उंगलियों की मूवमेंट है, ब्रेन का ही कोई पार्ट कंट्रोल कर रहा है, अगर वो पार्ट डेड हो गया तो बंदा मरेगा थोड़ी, उंगलियां नहीं हिलेंगी बस उसकी। ठीक है ना।
तो जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, नॉर्मली जो स्ट्रोक देखा जाता है उसके अंदर ये होता है कि आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। कंडीशन का नाम होता है हेमीप्लीजिया, लिखा हुआ है मैंने, हाफ बॉडी पैरालिसिस। होता है कि हमारे सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स जो है ना, दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हमारे ब्रेन में। जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है वो राइट साइड ऑफ द फेस एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है वो लेफ्ट साइड ऑफ द फेस एंड ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर में डेथ हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है, और उसकी वजह से आधी बॉडी की समझ लो लाइट चली जाती है, फिर आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं हेमीप्लीजिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हैमरेज। हैमरेज कहते हैं ब्लड वेसल के रप्चर हो जाने को। ये यूजुअली हाइपरटेंशन की वजह से होता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास हीमाटोमा, उर्दू में बोलते हैं नील पड़ जाना। अगर ब्लड वेसल डैमेज हो जाए, रप्चर हो जाए, और ब्लड आर्टरी में से, ब्लड वेसल में से लीक करके बाहर आना शुरू हो जाए, टिश्यू फ्लूइड जहाँ पे जाता है सेल्स के बीच में, बॉडी के टिश्यूज के अंदर, वहाँ ब्लड जाना शुरू हो जाए, तो इसे कहते हैं हीमाटोमा। अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड आउटसाइड ब्लड वेसल, बाहर से देखने में वो जगह ऐसा ऐसा काली होने शुरू हो जाती है, नील पड़ जाता है, और फिर जो है वो फ़ौरन से ब्लड वेसल को रिपेयर किया जाता है। और रिपेयर करने के साथ साथ जो है वहाँ पे जो ब्लड लॉस हुआ है, जो ब्लड इधर उधर चला गया है, वाइट ब्लड सेल्स आके उस तमाम ब्लड को खा लेते हैं, वो ब्लड वापस नहीं आता, उसको खा लिया जाता है। कंडीशन का नाम होता है हीमाटोमा, ठीक है बेटे। यहाँ पे डिसऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। आपको इम्यूनिटी की वीडियो जो कि लास्ट टॉपिक है चैप्टर की zoology का, वो पहले भेज चुका हूँ मैं। उसके अलावा इस चैप्टर की बॉटनी की भी वीडियो भेज चुका हूँ और चैप्टर 13 के टॉपिक्स भी भेज दिए। ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच, गुड लक।